हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गार्डन शब्द किस भाषा से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच, फोर्थ ऑप्शन है लैटिन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गार्डन का कि गार्डन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो गार्डन का मतलब होता है वो टू इनक्लोज होता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं लैटिन की। तो दोस्तों, जो गार्डन है ये लैटिन का एक लैंग्वेज है ग्रीडोन, जिससे गार्डन को ड्राइव किया गया है, यानी इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक ग्राफ्टिंग किस सब्जी में की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है टोमेटो, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिंजल, थर्ड ऑप्शन है पोटैटो, फोर्थ ऑप्शन है पी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ग्राफ्टिंग किस सब्जी में की जाती है। तो जो ब्रिंजल होता है दोस्तों, यानी बैगन, बैगन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यानी दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग की जाने वाली सब्जी है वो ब्रिंजल है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बात कर लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ग्राफ्टिंग करने वाले देश कौन से हैं। तो दोस्तों, जो जापान और कोरिया हैं ये विश्व में सर्वाधिक सब्जियों की ग्राफ्टिंग करने वाले देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऊतक संवर्धन के जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्बरलैंड को, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर विलियम ग्रीक को, थर्ड ऑप्शन है नल को, फोर्थ ऑप्शन है W.B. हे को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऊतक संवर्धन की, कि ऊतक संवर्धन क्या होता है। प्लांट का एक छोटा पार्ट, जैसे कि एम्ब्रियो या एपिकल पार्ट, जिसे हम लोग यक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। अब क्या करते हैं, यक्स प्लांट को लेकर जब हम लोग यक्स प्लांट को कल्चर मीडिया में लेकर इसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो इसे ही मतलब टिश्यू कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस की। डॉक्टर विलियम ग्रीके, दोस्तों इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब वो पौधे जिनको मतलब मिट्टी में नहीं उगाया जाता है उसको सॉइललेस कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स कल्चर कहते हैं। इनको क्या होता है कि मतलब जहाँ पे वाटर होता है उसमें मतलब कुछ सॉल्यूशन डाल के उस वाटर में पौधों को ग्रो कराया जाता है, उसको ही हाइड्रोपोनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन नल। तो दोस्तों, नल जो है इन्होंने पार्थिनोग्राफी टर्म को दिया था। बात करते हैं पार्थिनोग्राफी की, कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जो फल बिना निषेचन के मतलब डेवलप हो जाते हैं उनको हम लोग पार्थिनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं W.B. हेस को। तो दोस्तों, जो ये है इन्होंने सबसे पहले इंडिया में हॉर्टिकल्चर की बुक लिखी थी, जिसका नाम था फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया। इन्होंने लिखी कब थी ये बुक? तो दोस्तों, ये 1945 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऊतक संवर्धन के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर विलियम ग्रीके हैं इनको ऊतक संवर्धन के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में
कौन सा ब्रेम्बल फल है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैकबेरी, सेकेंड ऑप्शन है रेस्पबेरी, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक रेस्पबेरी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बात करते हैं ब्रेम्बल फल की कि ब्रेम्बल फल क्या होता है। तो दोस्तों जो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं ये आपस में मिलकर एक ब्रेम्बल फ्रूट का निर्माण करते हैं, या फिर जो छोटी छोटी बेरियां होती हैं ये जब आपस में मतलब मिलकर एक हो जाती हैं तो उन्हें भी हम लोग ब्रेम्बल फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन ब्लैकबेरी है ये भी ब्रेम्बल फ्रूट के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑप्शन रेप्सबेरी जो है ये भी ब्रेम्बल फ्रूट के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन ब्लैक रेप्सबेरी जो है ये भी ब्रेम्बल फ्रूट के अंदर आता है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ये तीनों सही हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, फालसा में किस प्रकार का परागण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फालसा में किस प्रकार का परागण होता है। तो दोस्तों जो फालसा होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अब बात कर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। तो दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसमें हम लोग को होमोगैमी देखने को मिलता है। तो दोस्त यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जब मेल और फीमेल एक साथ ही परिपक्व हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग होमोगैमी कहते हैं। होमोगैमी के कारण ही इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थिति में सबसे उपयुक्त लान घास कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बरमूडा ग्रास जिसको हम लोग दूब घास के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड ऑप्शन है बफेलो ग्रास, थर्ड ऑप्शन है जोसिया ग्रास, फोर्थ ऑप्शन है एग्रोटिस ग्रास। तो दोस्तों जो ये बात कर लेते हैं कि मतलब भारत में स्थित जो सबसे उपयुक्त लान है उसमें हम लोग किस घास का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो ये बरमूडा ग्रास होता है यानी दूब घास होता है ये मतलब सबसे उपयुक्त घास होता है लान तैयार करने के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा बरमूडा ग्रास। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो दोस्तों जो ये बफेलो ग्रास है ये छाया वाले स्थानों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या लगाए जाने वाला घास होता है। बात करते हैं जोसिया ग्रास की। तो दोस्तों इसकी ग्रोथ जो होती है वो डिटर्मिनेट टाइप की होती है, यानी एक बार जब हम इस घास को लगा देते हैं तो ये बार बार वो घास बढ़ती नहीं है। बात कर लेते हैं एग्रोटिक ग्रास की। तो दोस्तों एग्रोटिक ग्रास जो होता है ये पहाड़ी रीजन के लिए सबसे अच्छी घास मानी जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय स्थिति में सबसे उपयुक्त लान घास कौन सी है। तो दोस्तों जो बरमूडा ग्रास है वो भारतीय स्थिति में सबसे उपयुक्त लान ग्रास होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के लिए कौन सी किरण हानिकारक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है PAR, सेकेंड ऑप्शन है UVR, थर्ड ऑप्शन है NIR, फोर्थ ऑप्शन है FIR। तो फर्स्ट ऑप्शन बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बात करते हैं सेकंड की तो होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। बात करते हैं थर्ड की तो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। बात करते हैं FIR की तो फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब ग्रीन हाउस गैस का मतलब
प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो दोस्तों जो सनलाइट से किरणें आती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, यानी बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें से जो कुछ किरणें होती हैं वो लाभदायक होती हैं और कुछ किरणें जो होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। जो हानिकारक किरणें होती हैं वो वायुमंडल के ताप को भी इंक्रीज कर देती हैं, यानी बढ़ा देती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे PAR की। तो दोस्तों जो इसका मतलब PAR का रेंज जो होता है वो लगभग 400 से 700 nm होता है। बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, यानी UVR की। तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। इसकी जो रेंज होती है ये 315 से 400 तक की होती है। तो दोस्तों जो ये अल्ट्रा वायलेट फर्स्ट होती है, ये पौधे के जो स्टेम होते हैं या पौधे के जो तने होते हैं उनको वृद्धि कराने में हेल्प करती है। और जो अल्ट्रा वायलेट 2 होती हैं ये दोस्तों जो पौधों में फ्लावरिंग होती है इसको डेवलपमेंट करने के लिए होती हैं। बात कर लेते हैं NIR की, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन की। तो जो इसकी रेंज होती है ये 700 से लगभग 3000 nm तक होती हैं। बात कर लेते हैं इंफ्रारेड की। तो दोस्तों ये 3000 से लेके लगभग 1 लाख nm तक होती हैं, यानी ये किरणें जो होती हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, D, यानी ग्रीन हाउस के लिए जो गैस या जो किरण हानिकारक होती है OFIR होती है, फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसका रेंज होता है 3000 से लेके 1 लाख nm तक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर D होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन है टोबैको, सेकंड ऑप्शन है कॉटन, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन, फोर्थ ऑप्शन है मेज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन ऑप्शंस की, कि जो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो टोबैको है ये सबसे पहले मतलब तैयार किया गया ट्रांसजेनिक फसल है, यानी जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक फसल है वो टोबैको ही है। बात करते हैं कॉटन की। तो दोस्तों ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि हम लोग व्यावसायिक पर्पज की दृष्टि से इसको तैयार किए थे। बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो मतलब सोयाबीन है ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है। बात करते हैं मेज की। तो मेज दोस्तों जो सेकंड सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी। तो दोस्तों जो भारत में पहली उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी वो कॉटन थी। इसलिए इसका राइट आंसर B होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लीची का गंभीर कायिकी विकार है। फर्स्ट ऑप्शन है गैम्बोज, सेकंड ऑप्शन है चिकनटंग, थर्ड ऑप्शन है सन स्केल्ड, फोर्थ ऑप्शन है कैलेक्स कैविटी। तो दोस्तों बात करते हैं इन ऑप्शंस की, यानी लीची में सबसे गंभीर कायिकी विकार किसके कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है गैम्बोस, ये मैंगोस्टीन का जो सबसे सीरियस डिसऑर्डर होता है ये किसमें होता है, मैंगोस्टीन में। बात कर लेते हैं चिकनटंग की। तो दोस्तों चिकनटंग जो लीची का सबसे सीरियस डिसऑर्डर है, यानी इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो अच्छी तरह से ना होने के कारण इसमें एम्ब्रियो का एबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं सन स्केल्ड की। तो दोस्तों ये पाइनएप्पल में होने वाला एक गंभीर कायिकी विकार है। बात कर लेते हैं कैलेक्स कैविटी की। तो ये परसिमोन का एक सीरियस डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लीची का सबसे गंभीर कायिकी विकार। तो दोस्तों जो चिकनटंग होता है ये लीची का सबसे सीरियस डिसऑर्डर होता है। इसमें एम्ब्रियो जब पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होता है तो एम्ब्रियो के
एबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल इनलॉन्गेशन के लिए, सेकेंड ऑप्शन है सेल इनलार्जमेंट के लिए, थर्ड ऑप्शन है सेल डिवीजन के लिए, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस की। तो जो सेल इलॉन्गेशन का काम, सेल इलॉन्गेशन होता है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, इस सेल की लंबाई में वृद्धि करता है। बात करते हैं सेल इनलार्जमेंट की। तो दोस्तों जो जिब्रेलिक एसिड होता है, ये पौधों की मतलब जो मोटाई होती है या फिर चौड़ाई होती है, उसमें वृद्धि करने का काम करता है। बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है, उस सेल को मतलब डिवीजन करने के लिए, यानी सेल का विभाजन करना साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। यानी साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य जो होता है, उस सेल का डिवीजन करना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।